हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग एससी वर्मा का एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कर लिया था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव 2 किया था। तो हर चैप्टर में देखो सॉल्व एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज, ये 4 सेक्शन है। तो हम लोग चारों सेक्शन कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 5 का एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में 42 क्वेश्चन हैं, तो उसको हम 4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 और 31 to 42। ये 4 वीडियो में इसको करेंगे। लास्ट जो बनाया था मैंने काइनेमेटिक्स का, काफ़ी लंबा हो गया था, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। तो इसको मैंने से तोड़ दिया है 4 भाग में, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन का सेट लिया है। तो 1 to 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अच्छा, शुरू का क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो वो उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे, जितना टाइम लग जाए, है ना। कोई जल्दी में नहीं करना है, सब क्वेश्चन को समझ समझ के करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। अभी चूंकि फ्रिक्शन पढ़े नहीं है, तो हर जगह फ्रिक्शनलेस ही रहेगा, ठीक है। A block of mass 2 kg placed on long frictionless horizontal table is pulled horizontally by a constant force. ठीक, it is found to move 10 meter in first 2 second. What is the magnitude of F? एक टेबल है, ठीक है, और टेबल पे जैसे ये मान लो टेबल है, टेबल का सरफेस हो गया, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है आपका। ये ब्लॉक का मास जो है 2 kg है। ये टेबल है, सरफेस, टेबल का सरफेस है। अब बोल रहा है कि इसको हम लोग F फोर्स से पुल कर रहे हैं। वी आर पुलिंग विथ F फोर्स, ठीक है। F फोर्स से पुल कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। फोर्स बाय मास, यही एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बाकी नॉर्मल रिएक्शन और mg तो हॉरिजॉन्टल मोशन में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में ही है, तो ये तो जीरो ही होगा। और ये F जो है, इसके अंदर एक्सेलरेशन कॉज करेगा। तो एक्सेलरेशन विल बी F बाई m, ठीक। अब मास आपको दिया हुआ है, तो मास इज 2, तो ये F बाई 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसको फोर्स लगाने के बाद इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। इनिशियली हम मान के चल रहे हैं रेस्ट पे है, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे है। ऐसा क्वेश्चन का भाव बन रहा है सेंस, और ये एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट लिखा हुआ है। ये जो फोर्स दिया हुआ ना, ये भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये फार्मूला लग जाएगा हमारा। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 10। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, एक्सेलरेशन F बाई 2 है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर गया, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हो गया। ए कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू F बाई 2। तो व्हाट विल बी द फोर्स? Force will be, sorry, 10 Newton, not meter, 10 Newton. Force is 10 Newton, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। इसका एक बार रखे हुए हैं, ये क्या इसको बोलता है लोग, ये किंडल, किंडल लिए थे बहुत पहले। इसमें आंसर हम चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। 10 न्यूटन, ठीक है जी, 10 न्यूटन, ठीक है। वो कहाँ रखा जाए, ठीक, चलो इसको। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना, बट फिर भी करना है ना, सारे क्वेश्चन करने हैं। क्या लिख रहा है, ए कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन नेक्स्ट 4 मीटर। इफ द कार वेज 2000 kg, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। ब्रेक लगाया होगा, तो उस पर एक फोर्स लगा होगा जो उसके वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। मतलब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगाते हैं तो यू आर एक्सर्टिंग अ फोर्स विच इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट वेलोसिटी, ठीक है। मतलब वो फोर्स जो है डी एक्सेलरेशन काउज करेगा, वो फोर्स जो है डी एक्सेलरेशन काउज करेगा, ठीक है। तो कार जो है डी एक्सेलरेट कर रहा है, शुरू में उसका जो
स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और उसको डी एक्सेलरेट करवा के 4 मीटर में उसको रोक देते हैं हम लोग। तो पहले यूनिट का ध्यान रखिए, सारे चीजों को ना एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। पहले 40 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड है आपका, मतलब इसको यू बोल देते हैं, ठीक है। इनिशियल स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40,000 मीटर हो गया और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, मतलब 5/18 से गुना करना होता है नर्सल में, ये समझिए, है ना। 5 हो गया, 18 हो गया, तो 5/18 से, कभी भी किलोमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना कर देना है, ठीक है। तो ये एक बार कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 2 18, तो 100/9 मीटर पर सेकेंड स्पीड है असल में, ठीक है। इसको तुम रोक देते हो 4 मीटर के अंदर, ठीक है, 4 मीटर। तो एवरेज फोर्स बोल रहा है, तो इसमें अगर डी एक्सेलरेशन का बात करें हम लोग, तो डी एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन मान लो ए है डी एक्सेलरेशन, तो ये फार्मूला लगाओ। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 100/9 है, और कितने में रुके, 4 मीटर में रुक गया है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 10 पे पावर 4, 9 81, 4 दूनी 8, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया आपका, ठीक है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। मान लो एवरेज फोर्स F है, अब मास तुम्हारा 2000 kg है, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 7 ये इंटू 2, चलो ये रहने दो ऐसे ही, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 10 पे पावर 4, 81 गुने 4 कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 1324 से, कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर है मेरे पास, डिवाइड 1000 विथ 324, sorry, with 324. So this comes to be 3.09 या 3.1 लिख दो, 31 किलो न्यूटन के करीब लग रहा है। यहाँ पे एक पोडियम बनाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर सारा सामान रखा जा सकता है। हाँ ठीक है, सही है, 3.1 इंटू 10⁴ किलो न्यूटन आंसर है। 3.1 किलो 31 किलो न्यूटन के आसपास हो जाएगा। 3.09 इंटू 10⁴ न्यूटन ये फोर्स हो गया। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा मेरे लिए कोई सेवा है नहीं, है ना। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स की तरह ही है ये, ठीक है। ये देखिए क्या लिख रहा है, इन ए टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम कैथोड विथ नेग्लिजिबल स्पीड। अच्छा ठीक है, reach a velocity of 5 into 10⁻10 मीटर पर सेकेंड इन ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर ट्रेवल करने में ये 0 स्पीड से 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड में पहुंच जा रहा है। ओके गुड। Assuming a straight line motion, find the constant force exerted on electron। अच्छा मतलब कितना, अच्छा फोर्स को लिख रखा है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है तो वो सब तुम्हारा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो वो जो आप जानते हो ना, एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब अप्लाई हो जाएगा, सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एप्लीकेबल होता है। ओके चलो पहले हम लोग क्या करें, पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। क्या एक्सेलरेशन है, शुरू का स्पीड 0 है और फाइनल स्पीड ये रीच कर जा रहा है। ये रीच करने में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो ये वाला हम लोग का जो फार्मूला है वो वैलिड रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, v² 25, 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻12
और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, और डिस्टेंस टेबल ये है आपका। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी, इसको अगर काटोगे तो 12.5 बनेगा। ठीक है, तो 12.5 गुने 10⁻14 भाई साहब, 1.25 इंटू 10⁻15। ठीक है, कोई नहीं, एक्सेलरेशन अधिक है बट मास तो बहुत कम है ना, तो फोर्स कितना अप्लाई किया। हालांकि इस डोमेन में क्लासिकल मैकेनिक्स होल्ड करता नहीं है, बट चलो कोई नहीं, कर देते हैं वैसे ही, क्योंकि ये सब स्पीड में ये सब बहुत उसमें चेंजेस आता है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन हो जाता है। न्यूटन से अकेला इस डोमेन में होल्ड नहीं करता है, मतलब ये सब। ठीक है, बट ठीक है, आप लोग मान के चलो कि होल्ड करता है। मतलब 10+2 में सब जायज है सब। अभी पढ़े नहीं है ना, ये क्या आ जाएगा बताओ, कैलकुलेटर फिर यूज करना पड़ेगा। 9.1 गुने 1.25, आप लोग अपना गुना भागा करिएगा। ठीक है, 11.375 है, तो 11.375, 11.375, और ये कितना हो जाएगा -16, यानी कि 1.1375 इंटू 10⁻−15 न्यूटन। हम लोग जबरदस्ती क्लासिकल मैकेनिक्स लगा रहे हैं इस डोमेन में, है ना। हालांकि क्वांटम सिस्टम में ये सब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टाइप का कोई चीज होता नहीं है। चलो ठीक है, क्या आ रहा है आंसर जी। सही है, 1.1 है, 1.13 लिखा है, 1.1 लिखा है। ठीक है, सही है। चलो, we have achieved a good thing, we have applied classical mechanics to quantum system. Okay, ये देखिए क्वेश्चन, block of mass 0.2 kg is suspended from ceiling by a light string. यहां से हमने एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, इसका मास 0.2 kg है। ठीक, गुड। A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block. एक दूसरा ब्लॉक जो है वो यहां से सस्पेंड कर दिया है from the first block, 0.3 kg. Good. Find the tension in the two string. मान लो स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है, इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जी का वैल्यू दे रखा है आपको। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 0.2 kg आल्सो, and you draw the free body diagram of 0.3 kg also. What are the forces acting? फोर्स क्या क्या एक्ट कर रहा है, दोनों ही जो है अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो उस इंटरैक्शन को हम लोग कैसे शो करेंगे, mg से, यहाँ पे 0.3g हो जाएगा। ठीक है, अब 0.2 kg पे और क्या क्या फोर्स लग रहा है, ये तो फील्ड फोर्स हो गया। अर्थ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन हम अर्थ पे रखे कर रहे हैं, जी का वैल्यू भी चूंकि दे रखा है आपको। तो ये तो इंटरेक्शन अर्थ के साथ हो गया। अब 0.3 kg और किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ के साथ तो कर ही रहा है, जिसके लिए हम लोग ये लगा दिए। और किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, देखो इंटरेक्शन इज ऑलवेज आइदर थ्रू फील्ड फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। दो ही तरह का फोर्स होता है ना, एक वो फोर्स था इसमें कांटेक्ट होना जरूरी है, एक ये वो फोर्स है इसमें कांटेक्ट का जरूरत नहीं है। जैसे अर्थ का फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दो बॉडी डिस्टेंस पे भी रहेगा तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, इसको हम लोग फील्ड फोर्स बोलते हैं। तो फील्ड फोर्स मैकेनिक्स में तो एक ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी तो सारे फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। तो आप देखिए किसके और कांटेक्ट में है, कांटेक्ट फोर्स लगने के लिए कांटेक्ट में होना जरूरी है। तो आपको क्वेश्चन में दिख ही जाएगा किसके किसके कांटेक्ट में है। देखिए 0.3 kg किसके कांटेक्ट में, स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है। आज जिधर स्ट्रिंग होता है उधर ही टेंशन लगाते हैं। स्ट्रिंग 0.3 kg के लिए ऊपर है तो टेंशन भी आप ऊपर ही लगाएंगे, T2। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया 0.3 kg का। 0.2 kg पे आ जाइए, अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, 0.2 g लग गया फोर्स।
और 0.2 के जी किसके कांटेक्ट में है, नीचे वाले स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है और ऊपर वाले स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ऊपर वाला का स्ट्रिंग जो है वो T1 फोर्स लगाएगा और नीचे वाला T2 फोर्स लगाएगा। ठीक, ओके। कोई सारा इक्विलिब्रियम में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दीज बॉडीज विल बी जीरो। ठीक है, सो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, टोटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन माइनस टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या उल्टा भी कर सकते हैं, टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस टोटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है, इक्विलिब्रियम में बॉडी है। व्हाट इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ओवर हियर, T1 माइनस T2 माइनस 0.2 जी इक्वल टू 0। जी को 10 लेने के लिए बोल रहा है, तो यहां से T2 क्या आ जाएगा, T2 विल बी 3 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे T2 3 न्यूटन हो गया और ये 0.2 जी हो गया 2। सो T1 विल बी 5 न्यूटन एंड T2 विल बी 3 न्यूटन। T1 जो है यही निकालने बोला है ना, टेंशन। यस, T1 विल बी 5 न्यूटन एंड T2 विल बी 3 न्यूटन। ठीक है, गुड। अभी वो सब मत करना यार कि मतलब इसको एक सिस्टम ले लेंगे या फिर ये पूरा हो गया 0.5 kg तो 0.5 इंटू 10 हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ निकालने के लिए इसको सिस्टम ले लेंगे, ये सब बाद में करना। ठीक है, पहले सीख लीजिए आप बेसिक से। ठीक है, उसके बाद आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि ये सब करना चालू कर देंगे। बट फर्स्ट यू लर्न द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को रिस्पेक्ट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप यूनिफॉर्म तरीका होना चाहिए, पूरे सारे क्वेश्चन को करने का एक यूनिफॉर्म तरीका सीखिए पहले, उसके बाद यू कैन अप्लाई ट्रिक्स। ट्रिक्स विल ऑटोमेटिकली कम टू योर माइंड। ठीक है, तो आप करना उसको शुरू में, इसलिए हम ये सब नहीं बता रहे हैं कि हर क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू एनी प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म अप्रोच डेवलप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिजिक्स विल बिकम अ ट्रिकी सब्जेक्ट विच इज नॉट। ठीक है, ये देखिए, two blocks of equal mass m are tied to each other through a light string and placed on a smooth horizontal table. ठीक है, one of the block is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the block. ठीक, गुड। ये टेबल रखा हुआ है। ठीक है, इस पे दो ब्लॉक रख दिया हमने, मास m है, स्ट्रिंग है, मास m। और एक ब्लॉक को जो है हम लोग इसको पुल कर रहे हैं फोर्स F से। अब बोल रहा है कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा। मान लो ये ब्लॉक नंबर 1 है या ब्लॉक नंबर 2 है, सपोज करो। पहला काम, अगेन कोई ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे, लेट्स फॉलो यूनिफॉर्म अप्रोच। ठीक है, दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। ये ब्लॉक नंबर 2 ले लीजिए और ये जो नीचे ड्रॉ करते हैं, ये ब्लॉक नंबर 2 है और दूसरा जो है नीचे पर। दिस इज सेकेंड ब्लॉक एंड दिस इज फर्स्ट ब्लॉक। अब पहला ब्लॉक किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो आपका ये आ गया अर्थ से इंटरेक्ट, तो दोनों ही कर रहा है ना, अर्थ से इंटरेक्ट दोनों ही कर रहा है। ठीक है, हालांकि इस फोर्स का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट ठीक है पूरा ही ड्रा किया जाए। और दोनों ही ब्लॉक का मोशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है, तो जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा, N1 N2, खैर मास सेम है तो N1 N2 भी सेम होगा। ठीक है, तो वर्टिकली दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये पहला ब्लॉक किससे इंटरेक्ट कर रहा है,
एक तो एक्सटर्नल एजेंसी से इंटरेक्ट कर रहा है जो कि एफ फोर्स से इसको पुल कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी से इंटरेक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंसी क्या कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी मतलब बाहर का जो आदमी जो है जो फोर्स लगा उसको एक्सटर्नल एजेंसी बोल रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल एजेंसी से इंटरेक्ट कर रहा है जो इस पे फोर्स एफ लगा रहा है, और ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग से कर रहा है। आपको हम बताए थे स्ट्रिंग का डायरेक्शन हमेशा, सॉरी टेंशन का डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में रखना। तो पहले ब्लॉक के लिए स्ट्रिंग किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये टेंशन हो गया, T is the tension in the string. So that is the free body diagram of block number 1. Let's come to block number 2. Block number 2 is interacting with the earth, उसका mg ड्रा कर दिया, सरफेस का इंटरेक्ट कर रहा है, सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, n2 ड्रा कर दिया। और ब्लॉक नंबर 2 किससे इंटरेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग से कर रहा है जो कि टेंशन T लगा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि लेट वर्टिकली तो दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टली सपोज को ये ए एक्सेलरेशन से दोनों एक्सेलरेट कर रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहेगा। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, वर्टिकली दे आर इन इक्विलिब्रियम, सो वर्टिकली द नेट फोर्स विल बी 0। ये भी वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, सो n1 माइनस mg विल बी 0। ठीक, अच्छा हॉरिजॉन्टली it is accelerating with a, so net force in horizontal direction is T and that is equal to ma, Newton's second law. What is net force in forward direction over here, total force in forward direction minus total force in backward direction. So total force in forward direction is F, total force in backward direction is T, so F minus T is a net force towards x axis. कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ड्रा कर सकते हैं आप, दिस इज या कोऑर्डिनेट सिस्टम x y x y, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। व्हाट आई कैन डू इज I can subtract 1 and 2. If I subtract 1 and 2 or 2 with 1, same बात है, so 1 से subtract 2 with 1, what will you get? F minus 2t is 0. So tension is F by 2. Tension in the string will be F by 2. और अगर ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इफ यू ऐड 1 and 2 then you will get acceleration। then you will get acceleration। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे, वेरी सिंपल। बेसिक से चलिए, कोई ट्रिक्स मत अप्लाई कीजिए अभी इस स्टेज पे। ठीक है, इसको सिस्टम ले लेंगे, कई बार ऐसे लोग बोलेंगे आपको ये सिस्टम ले लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और फिर बेसिक से करो। कोई अभी सीखिए, पहले सीखना है। ठीक है, सही होगा, फिर भी मिला लेते हैं, है ना, बट वैसा डाउट नहीं है, F/2 ही है। कैलकुलेशन जहाँ करना होता है उस वहाँ पे आंसर मिलाना ना जरूरी होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ऐसा मान के नहीं चलना है। देखो क्या लिखा है, पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम moves in a straight line, the variation speed with time is given to you, okay, force acting on the particle at t equal to 2 second, 4 second, 6 second। देखो एक्सेलरेशन जो है ना, what is acceleration? Acceleration is basically slope of velocity time graph। ठीक है, तो आप एक चीज देखो कि 0 से 3 सेकंड में क्या स्लोप है। स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप मतलब tan ऑफ दिस थीटा। तो tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज ये 15 हो गया और ये 3 हो गया, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा,
perpendicular by base 15 bata tan theta is slope basically. Tan theta is the angle which line makes with the positive x-axis. So tan of this angle is slope, and slope gives you acceleration. Slope of velocity time graph a basically dv by dt होता है, and dv by dt is nothing but slope of the velocity time graph. ठीक है, तो यहाँ पे acceleration क्या हो जाएगा, t equal to 2 second, acceleration is going to be slope of the velocity time graph, straight line graph है, 15/3 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. तो फोर्स क्या लग रहा होगा इस टाइम में, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास है 50 ग्राम, 50 ग्राम का मतलब हो गया 0.05 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट विल बी 0.25 न्यूटन. ठीक, अब 3 से 5 सेकेंड में तो बिल्कुल वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, यानी इन दिस ड्यूरेशन acceleration is 0, so there is no force acting at t equal to 4 seconds. Acceleration is 0, so force is 0. और यहां पे डीएक्सेलरेट कर रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव होगा. देखो ये थीटा जो है इसका tan लोगे तो नेगेटिव आएगा, थीटा इज ऑब्ट्यूज. ठीक है, सो tan ऑफ दिस थीटा is nothing but उड़ जा रहा है, लिख रहा है जो नहीं, this is phi, so tan of pi minus phi, and this is nothing but minus of tan phi, and minus of tan phi क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 15 और बेस कितना है 3, तो 15/3 मतलब 5 -5, स्लोप यहाँ पे -5 है. सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मतलब डी एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, इट मीन्स द फोर्स विल बी अगेन 0.25 न्यूटन, बट इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. in direction opposite to velocity, and this was the force in direction of velocity. Acceleration हुआ था ना, और ये force in direction opposite to velocity हुआ, तभी डी एक्सेलरेशन होगा, तभी आपका डी एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, या ठीक है, ग्राफ से इस तरह से कर लेंगे. ये देखिए, two blocks A and B of masses MA and MB respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimenter pushes the block A from behind. अच्छा ठीक है, good. So that blocks accelerate. If the block A exerts force F on block B, what is the force exerted by experimenter? देखो, सवाल को 2 बार पढ़ना है, समझना है पहले क्या सवाल बोल रहा है. एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक का मास MA है, और उसके आगे एक और ब्लॉक रखा हुआ है. कौन सा कलर लिया जाए, ये ले लो. उसके आगे एक और ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास MB है. ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट करता है उसको एक्सपेरिमेंटर बोला जाता है. वो इस पे एक फोर्स लगा रहा है. ठीक है, क्या फोर्स लगा रहा है वही निकालना है हम लोग को. तो सपोज करो वो फोर्स जो है F डैश लगा रहा है. ठीक, अब F डैश फोर्स जब लगा रहा है तो दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा. तो एक्सेलरेशन के दौरान MA जो MB में फोर्स लगा रहा है वो F है, ये दिया हुआ तुमको. MA जो MB में फोर्स लगा रहा है वो F है. ठीक है, तो F डैश क्या होगा, करते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए पहले, हर चीज का इलाज यही मिलेगा आपको फ्री बॉडी डायग्राम में. MA
mb। अब दोनों ही अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वो इंटरैक्शन को ऐसे दिखा देंगे हम लोग, हालांकि वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ हो नहीं रहा है, बट फ्री वाई डायग्राम जब ड्रा करना है तो कंप्लीटली ड्रा करेंगे। अब दोनों का ही मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्टेंट है। कैसे कंस्टेंट है? क्योंकि सरफेस इन पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। अच्छा, और किससे किससे इंटरेक्शन है? एमए किससे इंटरेक्ट कर रहा है? एक तो एक्सपेरिमेंटर से इंटरेक्ट कर रहा है जो कि इस पे फोर्स एफ डैश लगा रहा है, हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? एमए एमबी आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। भाई इस पे एक्सपेरिमेंटर फोर्स लगाएगा, इस पे एक्सपेरिमेंटर फोर्स लगाएगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा तो ये एमबी पे भी फोर्स लगाएगा, एमए जो है एमबी पे फोर्स लगाएगा। और एमए एमबी पे जो फोर्स लगा रहा है वो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि एफ फोर्स लगा रहा है। अब एमए एमबी पे एफ फोर्स लगाएगा तो एमबी भी एमए को छोड़ेगा नहीं। मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं, इफ एमए एक्सर्ट फोर्स एफ ऑन एमबी, एमबी विल एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन एमए इन ऑपोजिट डायरेक्शन। If I call it action of MA on MB, this is reaction of MB on MA। किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो MA अगर MB को पुश करेगा F फोर्स से तो MB भी MA को F फोर्स से पुश करेगा। ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो फ्री वाई डायग्राम इज कंप्लीट। सपोज करो ये दोनों ब्लॉक A से एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। फ्री वाई डायग्राम ड्रा कर लिए हम लोग। हमें क्या निकालना है? फोर्स रिजल्ट एक्सपेरिमेंट है, एफ डैश निकालना है। तो हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लिया जाए। जैसे अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 0, सो n1 माइनस mg इज 0। पूछा नहीं है बट इक्वेशन लिख लिया जाए। इक्वेशन लिखने में क्या दिक्कत है? जो ऑब्जेक्टिव होगा तो मत लिखना। दोनों का ही एक्सेलरेशन a है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, पीछे से चूंकि पुश कर रहा है। तो नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? अगर इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ड्रा करने का बहुत जरूरत हो जाता है जब फोर्स ना इंक्लाइन प्लेन या ये सब फोर्स जो है परपेंडिकुलर नहीं लगे, पर फिर भी ड्रा कर लो, इससे essential। So net force in y direction is 0, net force in y direction is 0. What is net force in x direction on MB? Net force in x direction is F. F is net force in x direction, and that is equal to mass of B into acceleration. यहाँ पे net force in x direction क्या है? F dash minus F equals to mg. Sorry. Okay. Okay. So what is acceleration? इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? एफ एफ कट जाएगा, so acceleration will be f dash, बट हम लोग को f dash निकालना है। क्या दिया हुआ है आपको? f दिया हुआ है। एक काम करो, इसको ना जो लाया हो इसमें पुट कर दो तो आपको ना f dash निकल जाएगा। आपको f dash निकालना ही है ना, तो f दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देते हैं, f डैश अपॉन, तो यहां से f डैश आ जाएगा। सो यू हैव व्हाट? ma प्लस mb ठीक है, और यू कैन से 1 प्लस ma बाई mb इंटू एफ, 1 प्लस ma बाई mb इंटू एफ, ऐसे बोल सकते हो, राइट। इस तरह से एफ डैश निकल जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से एफ डैश जो है निकल जाएगा, ठीक है, सही है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Raindrop of radius 1 millimeter and mass 4 milligram are falling with a speed of 30 meter per second on the head of a bald person. अच्छा,
मतलब कोई टकला आदमी है, उसके सिर पे गिर रहा है बूंद, रेन ड्रॉप गिर रहा है, बढ़िया बात है। द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट, ड्रॉप जो है गिर के मर जा रहा है, छीटा पड़ रहा है, ठीक है। तो आप स्प्लैश ऑन द हेड, छपाक से गिरते हैं ना, उसको स्प्लैश बोलता है। Assuming equivalently that drop covers a distance equal to its radii on the head, अच्छा ड्रॉप जो है अपने रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड। अच्छा ठीक है, मान लो कि ये आदमी है, इसका बाल नहीं है, ठीक है, इसका बाल नहीं है और ये ड्रॉप है, ठीक है। क्या पूछा है जी? फोर्स, फोर्स, रेडियस भी दे रखा है, चलो ठीक है। ये 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है और उसके सिर पे, टकले पे गिर जा रहा है, ठीक है। और 30 मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है 1 मिलीमीटर ट्रेवल करके। जब गिरा है ना, जब गिरा है तो 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, सॉरी ऊपर ड्रा कर दिए हैं, इसको नीचे ड्रा कर लो। बल्कि ये जो ड्रॉप इसके टकले पे गिरा है तो उसमें उसका वेलोसिटी जो था वो 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आज जब गिर के एकदम फ्लैट हो जा रहा है ना ड्रॉप, तो उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, ठीक है। अब वो गिरने जैसे गिरा, आज ऐसे फ्लैट हुआ, उसके बीच में जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो रेडियस के बराबर ट्रेवल किया है। मतलब इनिशियली वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, फाइनली वेलोसिटी जीरो है, और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 1 मिलीमीटर लिख रहा है कि assuming equivalently a drop covers a distance of 1 millimeter, रेडियस के बराबर on the head, distance equal to the radii on the head, estimate the force exerted by each drop on the head, ठीक है। तो अब ड्रॉप का वेलोसिटी जीरो क्यों हुआ? क्योंकि आदमी का जो सिर है वो ड्रॉप पे एक फोर्स एक्सर्ट किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, उसके वजह से उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। तो जितना हेड ड्रॉप पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ड्रॉप भी उतना ही फोर्स हेड पे एक्सर्ट करेगा। ड्रॉप भी जो है, जो रेन ड्रॉप है, उतना ही फोर्स हेड पे एक्सर्ट करेगा। जितना आदमी का टकला जितना ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ड्रॉप भी उतना ही फोर्स के टकले पे एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग यही निकाल लें कि भाई आदमी का सिर कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, तो एक्सेलरेशन क्या कॉज हुआ है, डी एक्सेलरेशन कितना हुआ है, पहले वो निकाल लेते हैं। एज्यूमिंग कि एक्सेलरेशन जो डी एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ए निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया है और 30 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन निकालना है हम लोग को। डिस्टेंस कितना कवर किया? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर, ठीक है। सो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? 900, सो दिस इज 450 डी एक्सेलरेशन हो गया एक तरह से। 450 into 10⁻³ ठीक है, दैट इज बेसिकली 4.5 into 10⁵ ये आपका डी एक्सेलरेशन हुआ है, डी एक्सेलरेशन कॉज्ड, ओके। एंड फोर्स ड्रॉप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप। ड्रॉप का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? इसमें नॉर्मल रिएक्शन है, इस पे mg है, तो mg वाला तो नहीं। द नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स विच हेड एक्सर्ट ऑन द दिस ड्रॉप, और जितना ड्रॉप एक्सर्ट करे, ड्रॉप पे फोर्स एक्सर्ट करेगा हेड, उतना ही ड्रॉप हेड पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये डी एक्सेलरेशन कॉज हुआ है, यानी कि जो हेड फोर्स एक्सर्ट किया है इसका जरूरत नहीं है,
जो ड्रॉप फोर्स एग्जर्ट किया है हेड के ऊपर, या हेड जो ड्रॉप के ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया है, that is equal to normal reaction, and that is equal to mass into acceleration, mass into de-acceleration. ठीक है, तो मास आपका दिया हुआ है 4 मिलीग्राम। 4 मिलीग्राम का मतलब हो गया कि 10⁻⁻6 kg, 10⁻⁻6 kg into acceleration 4.5 into 10⁻5 kg। तो कितना आ जाएगा भाई? 4.5 गुने 4, चौका 16 2 18, 1.8 हो जाएगा। ठीक है, 1.8 न्यूटन फोर्स होगा। ठीक है, ठीक है, इतना फोर्स हो जाएगा। ये डी एक्सेलरेशन काउज हुआ है, तो डी एक्सेलरेशन काउज इतना तभी होगा ना जब इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर फोर्स लगेगा। ठीक, ये देखो क्या बोल रहा है, a particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F equal to minus of kx, where k is 15 Newton per meter. What will be the initial acceleration if it is released from the point x equal to 20 सेंटीमीटर? अच्छा ठीक है, फोर्स दे रखा है तुमको, तो फोर्स कितना होगा? x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर रिलीज किया हो, तो k आपका वैल्यू दे रखा है, आई एक्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो 20 गुने 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया कितना? -3 न्यूटन। या तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? द एक्सेलरेशन काउज विल बी फोर्स अपॉन मास m, सो -3 अपॉन 0.3। द डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये हो जाएगा -30 न्यूटन। मतलब अगर ये x के मेजरमेंट का रेफरेंस है, इफ आई कॉल दिस इज x इक्वल टू 0, अब बॉडी मान लो यहाँ पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, तो ये जो फोर्स लगेगा वो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। we'll have the force in opposite direction। जो x का डिस्टेंस है ना, x अगर मान लो पॉजिटिव x एक्सिस में ऐसे है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये माइनस का मीनिंग है, ये मीनिंग है माइनस का। ठीक है, क्या पूछा है जी? ओ यह गलत हो गया भाई, ये यहाँ गलती हो गया, 10 हो जाएगा, 10। अच्छा ये फोर्स नहीं है, सॉरी एक्सेलरेशन है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स तो ये है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन विल बी, हम देखे नहीं एक्चुअली, हम कुछ और सोचने लगे होंगे। ये ठीक, ठीक, गुड, ओके, ये देख लेना। ठीक है, ये कैलकुलेशन एरर था। ये क्वेश्चन देखिए, बोथ द स्प्रिंग्स शोन इन फिगर आर अनस्ट्रेस्ड। स्प्रिंग अभी अनस्ट्रेस्ड है। ठीक है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड, व्हाट विल बी इनिशियल एक्सेलरेशन? देखो ध्यान दो, पहली बार स्प्रिंग आया है हमारे लेक्चर में, इसका स्वागत किया जाए। मान लो कि स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ है, जैसे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का क्या है कि उसको जब स्ट्रेच करोगे तभी टेंशन क्रिएट होगा। स्ट्रिंग में उसको जब हम लोग पुल करते हैं तो टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, उसको कंप्रेस करने में कोई टेंशन की वो डिफॉर्म हो जाता है, कंप्रेस करने में डिफॉर्म हो जाता है। जब टेंशन इन स्ट्रिंग का बात करते हैं हम लोग, तो स्ट्रिंग का केस ये है कि भाई उसको जब आप पुल करेंगे, हैंग किया, तो टेंशन आ जाता है स्ट्रिंग के अंदर। व्हेन यू पुल इट, स्ट्रिंग डेवलप्स टेंशन। और वो स्ट्रिंग क्या करेगा, अपने दोनों सिरे पे जो भी ऑब्जेक्ट है उनको अपनी तरफ पुल करेगा।
ये क्या करता है, स्ट्रिंग जब आप स्ट्रिंग के जो टेंशन क्रिएट होगा तो दोनों हिस्सा, एक तरफ सीलिंग और एक तरफ मास, दोनों को अपनी तरफ स्ट्रिंग के डायरेक्शन में पुल करेगा, है ना। जो अगर जैसे आप इसको स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा तो पहली बात स्ट्रिंग में टेंशन कब डेवलप होगा, जब उसको आप पुल करेंगे, स्ट्रिंग को पुल करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रिंग को ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे स्ट्रिंग में मतलब धागे में, तो धागा क्या डिफॉर्म कर जाता है, टेंशन नहीं डेवलप होता है। तो वन साइडेड है, मतलब पुल करने पे टेंशन डेवलप हो रहा है और पुश करने पे दोनों तरफ से ऐसे स्ट्रिंग को, धागे को वो डिफॉर्म कर जाता है, अपना इरेगुलर शेप में चला जाता है, ठीक है। इसके उलट यहां पे जो केस है यहां थोड़ा अलग है। अगर आप स्प्रिंग को पुल करेंगे तब भी उसमें टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। और अगर पुश करेंगे, कंप्रेस करेंगे, एक्सपेंशन में भी टेंशन डेवलप होगा, कंप्रेशन में भी टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। और अगर मान लो इसको ऐसे इधर पुल किया एक्स डिस्टेंस, तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। स्प्रिंग जो स्ट्रेच होगा तो फोर्स हमेशा ही जो है ना, स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप करेगा वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप करेगा। मतलब अगर आप यहां पे मास को राइट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो जो स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होगा, अब इस मास पे जब फोर्स लगेगा वो फोर्स इधर लगेगा। मतलब स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेच करने पे जो मास यहां पे रखा हुआ उसको वो डिस्प्लेसमेंट के जो एक्सटेंशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब आप राइट में स्ट्रेच करोगे, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो जितना डिस्प्लेस होगा ये मास ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा और वो किसके बराबर होगा, वो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन के बराबर। तो हमेशा ही अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो वो फोर्स अपनी तरफ लगाएगा। दोनों बॉडी जो यहाँ पर तो एक ही बॉडी है, अगर दो बॉडी रहेगा तो दोनों को अपनी तरफ पुल करेगा। रिस्टोरिंग टेंडेंसी होता है, मतलब स्प्रिंग के अंदर ना नेचुरल लेंथ रिगेन करने का एक टेंडेंसी होता है, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर अपना नेचुरल लेंथ को गेन करने का, नेचुरल लेंथ को रीस्टोर करने का एक टेंडेंसी होता है और उसकी वजह से वो स्प्रिंग फोर्स लगाता है। तो जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, जो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो वो बॉडी को अपनी तरफ पुल करेगा, और स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा, स्प्रिंग को जब कंप्रेस करोगे तो वो बॉडी को मतलब स्प्रिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। जैसे मान लो इसको इधर डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो इस डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस साइड लगेगा। लेकिन अगर इसके उलट, अगर आप स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करेंगे, जैसे आपने इधर इसको पुश किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, जब स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो हमेशा ही फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट रहेगा। तो अगर कंप्रेस करोगे आप तो जो इस बॉडी पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। When you compress it, the spring will push the body in outward direction, outward from the string. और जब स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो इट विल पुल द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग जो है बॉडी को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। और स्प्रिंग को जब कंप्रेस करेंगे तो वो बॉडी को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। मतलब इसको अगर ऐसे स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग बॉडी को बाहर की तरफ पुश करेगा kx फोर्स से, और स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करेंगे तो बॉडी को अपनी तरफ पुल करेगा kx फोर्स से। मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। बाकी सवाल करेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आएगा, सब थ्योरी इसका कुछ नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर ये मास को आप इधर डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस तो क्या होगा, ये वाला स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और ये वाला स्प्रिंग और स्ट्रिंग में फर्क समझो, मतलब ये वाला स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगा और ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। ये वाला स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस बॉडी का तो एक तो mg और नॉर्मल रिएक्शन तो खैर लगेगा ही लगेगा, ठीक है।
जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ये वाला स्प्रिंग चूंकि स्ट्रेच हुआ है तो ये बॉडी को अपनी तरफ पुल करेगा, कितना फोर्स से, के एक्स फोर्स, वेयर एक्स इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्स इज द एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग। और ये क्या हुआ है, ये कंप्रेस हुआ है, तो ये कंप्रेस हुआ है तो अपना लेंथ को रीगेन करने के चक्कर में ये बॉडी को पुश करेगा, मतलब अपने से बाहर की तरफ पुश करेगा। जैसे इसको कंप्रेस करोगे तो ये इधर की तरफ पुश करेगा बॉडी को। कितना फोर्स से पुश करेगा, ये K1 है और इसका K2 है, K2x। ये x इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड हियर x इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। यहाँ x जो है एक्सटेंशन है और यहाँ कंप्रेशन है। दोनों ही केस में K1x, यहाँ पे K1x फोर्स लगा, क्योंकि इसको लेंथ को बढ़ा दियो तो रीगेन करने के चक्कर में, अपने आप को रीस्टोर करने के चक्कर में ये बॉडी को अपनी तरफ पुल करेगा ताकि उसका लेंथ रीगेन हो। और ये चूंकि लेंथ को आपने छोटा कर दिया, कंप्रेस कर दिया है, तो कंप्रेस करेंगे तो बॉडी को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। ये चूंकि आपने इसको कंप्रेस किया है, ऐसे दबाया है, तो वो एक रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में पुल करेगा, पुश करेगा, K2x। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपका यही हो गया, n माइनस एम जी इज 0। और हॉरिजॉन्टली देखिए तो ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा। सो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी व्हाट, इसका वो भी ड्रा कर लो चाहो तो। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज 0 एंड नेट फोर्स इन नेगेटिव x डायरेक्शन इज व्हाट, K1x plus K2x is net force in negative x direction, and that will create acceleration in negative x direction, right? So acceleration will be what, K1 plus ठीक, ये आपका acceleration हो जाएगा। यानी अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इधर acceleration होगा, acceleration will be ठीक, ये acceleration हो जाएगा। ओके, सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 to 20 क्वेश्चन नंबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक का क्वेश्चन नंबर करेंगे। खोजने में इजी रहेगा, टाइम स्टैम्प भी बाद में पुट कर देंगे टाइम निकाल के, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11 to 20। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।